नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। देश और दुनिया की बड़ी खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की अहम सुर्खियों के साथ। झारखंड में चुनावी सरगर्मी तेज, अमित शाह रांची में चुनावी रणनीति पर करेंगे चर्चा। इंडी गठबंधन के दलों की बैठकों का दौर जारी। थाईलैंड के विदेश मंत्री मैरिस सांग्यामपोंगसा के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात आज। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर होगी चर्चा। भारत और अमेरिका के बीच आज से शुरू होगा सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार। 22 नवंबर तक एडाहो में युद्धाभ्यास का आयोजन। सर्बिया में रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे में 13 लोगों की मौत। कंक्रीट की छत गिरने से हुआ हादसा। और खेल की खबरों में मुंबई टेस्ट के दूसरे दिन भारत 4 विकेट पर 86 रन के स्कोर से आगे खेलना करेगा शुरू। न्यूजीलैंड से भी 149 रन पीछे। और इन टॉप हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। शुरुआत करते हैं झारखंड और महाराष्ट्र में होने वाले चुनावी महासंग्राम की। जी हां, आपको 6 दिन बचे हैं जब चुनाव होंगे और उसके बाद 23 नवंबर को होगी मतगणना। और उससे पहले आपको झारखंड की राजनीति के बारे में बताएं तो यहां पहले चरण के चुनाव के लिए राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज शाम राजधानी रांची पहुंचने वाले हैं और रांची में अमित शाह प्रदेश कार्यालय में आयोजित 2 बैठकों में शामिल होंगे। पहली बैठक जो होने वाली है वो प्रदेश भाजपा के नेताओं की है। इसमें संगठन प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिस्वा शर्मा भी शामिल होंगे और अब तक की चुनावी प्रक्रिया पर विचार विमर्श किया जाएगा। इसके बाद सभी विधानसभा प्रभारियों के साथ बैठक होगी। इस बैठक में चुनाव प्रचार अभियान पर चर्चा होगी। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और तीनों प्रभारी भी इस अवसर पर उपस्थित रहने वाले हैं। गृह मंत्री इन बैठकों के साथ ही विधानसभा चुनाव में जीत की रणनीति बनाने पर भी काम करेंगे। रांची प्रवास के दौरान गृह मंत्री अमित शाह उन लोगों से भी मिल सकते हैं जिन्होंने भाजपा के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ नामांकन कराया था और बाद में वापस ले लिया। चुनाव सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इन बागी नेताओं को नाम वापस करने के लिए मनाया था। इसके अलावा पार्टी के सांसदों की भी गृह मंत्री संग बैठक की संभावना है। इसमें उनके क्षेत्र में चुनाव तैयारियों पर विचार विमर्श किया जाएगा। अमित शाह कल रांची से सिमरिया, बरकट्ठा और घाटशिला जाएंगे। इन तीनों जगहों पर भाजपा प्रत्याशी के लिए अमित शाह वोट की अपील करते हुए जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं अगर झारखंड में कांग्रेस की रणनीति की बात की जाए तो कांग्रेस ने पूरा जोर लगा दिया है कि वो इस चुनाव में बेहतर प्रदर्शन कर सके, लेकिन पार्टी के अंदर का गतिरोध यहां भी सतह पर दिखता है। दरअसल शुक्रवार को सभी समितियों की समीक्षा के लिए पार्टी ने एक बैठक बुलाई। इसमें किस समिति के कार्य की रूपरेखा कैसी है इस पर बातचीत हुई ताकि आगे क्या कदम उठाया जाए उस पर काम हो सके। लेकिन इस बैठक में टिकट बंटवारे का जिन बाहर आ गया। भेदभाव का आरोप लगाते हुए हंगामा होने लगा, जिसके बाद माहौल शांत करने की कोशिश हुई। बंद हॉल में हुई इस बैठक को मीडिया से दूर रखा गया, लेकिन अंदर की खबरें बाहर आ गईं। बैठक के बाद झारखंड के कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि पार्टी संगठन में सब कुछ ठीक है। 5 तारीख से पार्टी का प्रचार अभियान तेज होगा। हमारे आने वाले प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं यहाँ पर, वुड बी प्रधानमंत्री, और हमारे कांग्रेस अध्यक्ष भी आ रहे हैं, हमारे अदर स्टार कैंपेनर्स भी आ रहे हैं। और मेरे ख्याल से हम 5 तारीख से स्टार्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि त्योहारों की वजह से 2 दिन आगे पीछे गए। तो 5 तारीख को मल्लिकार्जुन खड़गे जी शुरुआत करेंगे और वो 1 दिन के लिए आएंगे। फिर 6 और 7 को और स्टार कैंपेनर्स आएंगे। 8 और 9 तारीख को राहुल गांधी जी यहाँ पर कम से कम 6-7 जगह पर एड्रेस करेंगे और उसी तरह से जो बाकी को स्टार्स हैं वो सारे आएंगे। तो हमारा मोमेंटम शुरू हम कर रहे हैं अपने एजेंडे के साथ। झारखंड चुनाव को लेकर इंडी गठबंधन की बैठक रांची के जेएमएम कार्यालय में हुई। बैठक में वर्तमान झारखंड विधानसभा आम चुनाव 2024 में इंडी गठबंधन के प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए रणनीति बनाई गई
और साथ ही केंद्र स्तर में से बूथ स्तर तक पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं में सामंजस्य स्थापित करने पर जोर दिया गया। इंडी गठबंधन के घोषणा पत्र में किन मुद्दों को प्रभावी रूप से जनता के बीच रखना है और किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाना है, इन सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन इन दिनों चुनावी प्रचार में व्यस्त हैं। गांडेय सीट से जेएमएम की उम्मीदवार कल्पना ने रांची से पार्टी की उम्मीदवार महुआ माझी के समर्थन में प्रचार किया। दोनों ने साथ में चाय भी पी और वहां मौजूद लोगों से बातचीत भी की। इसके बाद पंडाल में मां काली की पूजा की। इसके बाद मीडिया ने कल्पना से हेमंत सोरेन की उम्र को लेकर पैदा हुए विवाद पर सवाल पूछा तो जवाब मिला कि विरोधी इसे बेवजह का मुद्दा बना रहे हैं। इतने डर गए हैं हेमंत सोरेन जी से कि आपको मुद्दा ही नहीं मिल रहा है और आप ऐसी ऐसी बातों को लेकर के आ रहे हैं जिससे आपको ये लग रहा है, आपको पता चल गया है, क्योंकि आप लोगों ने अपना भविष्य देख लिया है और आपका डर बता रहा है कि आप लोग हेमंत सोरेन से कुछ ज़्यादा ही डर गए हैं जब से उनको जेल भेजा। और वो जो जेल भेज करके बाहर आए और हमारी आधी आबादी को एक सौगात देने का काम किया, लोगों की बिल माफ़ी करने का काम किया, किसानों को बिल उनके ऋण की माफ़ी करने का काम किया, आप इतना डर गए हेमंत सोरेन जी से। और झारखंड के बाद अब बात महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की, जहां बागियों ने सत्ताधारी महायुति और विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी दोनों का तनाव बढ़ा दिया है। महायुति के 36 और एमवीए के 14 बागी उम्मीदवार मैदान में हैं। सबसे अधिक 19 बागी भाजपा के हैं, जिनकी वजह से शीर्ष नेतृत्व परेशान है। दोनों ही गठबंधनों की तरफ से अपने अपने रूठे नेताओं को मनाने की कवायद तेज कर दी गई है। महाराष्ट्र में दोनों गठबंधनों में करीब 1 दर्जन सीटों पर दोस्ताना मुकाबले की स्थिति बनी हुई है। वहीं अधिकृत उम्मीदवारों के खिलाफ मैदान में उतरकर बागियों ने भी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इसके अलावा 100 से अधिक वोट कटवा उम्मीदवारों ने भी नाक में दम कर रखा है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को मतदान है और 23 नवंबर को मतगणना होनी है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर इस समय राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। पुणे के पार्वती विधानसभा क्षेत्र में भी चुनाव का असर देखने लगा है। यहां से भाजपा ने 3 बार की विधायक रही माधुरी मिसाल को एक बार फिर चुनाव मैदान में उतारा है। वहीं एनसीपी शरद पवार ने 2019 के उम्मीदवार अश्विनी कदम पर एक बार फिर विश्वास जाहिर कर पार्वती विधानसभा से प्रत्याशी जो है उनको बनाया है। इस चुनाव को लेकर माधुरी मिसाल से विशेष बातचीत की है हमारे संवाददाता धीरज कुमार ने। पर्वती विधानसभा क्षेत्र से 3 बार के विधायक और चौथी बार चुनावी मैदान में आई हुई माधुरी मिसाल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, चौथी बार आप चुनावी मैदान में हैं, क्या कहना चाहेंगे अपनी जनता को? मैं अपनी जनता को कुछ कहती नहीं हूँ। 5 साल में या पिछले 15 साल में मैंने उनके लिए जो काम किया है, उनका मेरे ऊपर बहुत विश्वास है, तो वो मुझे जिता के देते हैं, वो मेरा काम देखते हैं। हम ये जानना चाहेंगे कुछ कार्य के बारे में आप हमें जानकारी देंगे कि बीते सालों में 15 साल आपने यहाँ का प्रतिनिधित्व किया है, तो क्या क्या विकास के कार्य हुए हैं? मेट्रो के 2 लाइन मेरे यहाँ चालू हो गए, स्वारगेट कात्रज और खड़कवासला खराड़ी, वो अभी इसमें है। स्वारगेट कात्रज का काम चालू होगा। मॉडल हब, जो मल्टी मॉडल हब जो ट्रांसपोर्ट का है, वो मेरे यहाँ बन रहा है। 500 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है। फायर ब्रिगेड स्टेशन बनाया है। बहुत सारे स्मार्ट रोड बनाए हैं, ब्रिजेस है, अंडरपासेस है। सो ये तो मैं कलाग्राम है, चिल्ड्रन पार्क्स है, तो ये सब मैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की बात कर रही हूँ। और जो बस्ती, मेरे वहाँ बस्ती भाग बहुत है, सेवा बस्ती बहुत है, तो वहाँ अभी के 2 साल में कम से कम 400 काम अभी चल रहे, 200 काम कंप्लीट हो गए। जो रास्ते, ड्रेनेज जो करना चाहिए, वो जो मेरा कर्तव्य है, तो वो काम इतने जोर से चल रहे हैं। महिलाओं के लिए क्या विशेष कार्य हुए आपके क्षेत्र में? महिलाओं के लिए अभी आपको तो मालूम है, हमारे सरकार ने उनके लिए इतने काम किए हैं। तो लाड़की बहन योजना का तो आपको मालूम है कि हर एक महिला को जो 1,500 रुपये आता है, और अभी तो सब विरोधी पक्ष बोल रहा है कि नहीं योजना बंद होगी, ये होगी, लेकिन नहीं,
नवंबर का पैसा भी अभी महिलाओं को आ गया है, तो उनको विश्वास हो गया है यही एक योजना है जिसका पैसा डायरेक्टली महिलाओं के खातों में आ गया। ये थे हमारे साथ पर्वतीय विधानसभा क्षेत्र की भाजपा प्रत्याशी माधुरी मिसाल जी, जिन्होंने साफ तौर पे अपनी जनता से ये कहा है कि इस बार का जो चुनाव है महत्वपूर्ण है और कैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, कैसे वोटिंग बने, उसके लिए कार्यकर्ता को काम करना है। कैमरामैन सुमित धीमान के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज, पुणे। और पुणे से जुड़ गए हमारे संवाददाता धीरज कुमार। सीधा रुख करते हैं धीरज का और जानते हैं महाराष्ट्र की राजनीतिक सरगर्मियों को लेकर ताज़ा अपडेट। धीरज, आपसे पूछना चाहेंगे कि महायुति और महाविकास आघाड़ी में जिस तरीके से बागी जो हैं वो इस समय तनाव लेकर खड़े हुए हैं और 4 नवंबर का दिन बेहद ही अहम है, क्योंकि 4 नवंबर का दिन वो है जब वापस लेने का दिन है, नामांकन वापस लेने का। अब सवाल ये उठता है कि कौन गठबंधन कितने बागियों को मनाने में सफल होता है, क्योंकि दोनों गठबंधन जो है इस समय जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं कि बागियों को मना लिया जाए और नामांकन वापस लिया जाए, और यही तय करेगा कि कौन सी जीत हार के जो समीकरण है उसको सुनिश्चित किया जाएगा इसी के बाद। बिल्कुल आपने सही कहा। अगर हम महाराष्ट्र चुनाव की बात कर लें तो जैसा कि नामांकन के आखिरी दिन जिस तरीके से अंतिम समय तक नामांकन चलता रहा और जिस तरीके से जो खबरें चलती रही कि लास्ट समय तक हेलीकॉप्टर से जो है पर्चे भेजे गए नामांकन के लिए, तो उस लिहाज से ये जरूर दोनों जो महागठबंधन के दल हैं, महायुति और महाविकास आघाड़ी, तो दोनों के लिए ये चिंता का सबब है कि जिस तरीके से बागी उम्मीदवारों ने उनकी टेंशन बढ़ा दी है। और ये अगर हम पूरे महाराष्ट्र की अगर हम बात कर लें तो कल तकरीबन 50 ऐसे उम्मीदवार हैं दोनों गठबंधनों से जहां की बागी उम्मीदवार मैदान में हैं और 100 से अधिक निर्दलीय प्रत्याशी जिन्होंने टेंशन बढ़ा दी है दोनों पार्टियों की। और जो ये जो 100 जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, ये निर्दलीय प्रत्याशी जिसके बारे में कहा जाता है कि ये वोट काटने वाले प्रत्याशी हैं और ये प्रत्याशी किसी भी जीतने वाले प्रत्याशी का समीकरण बिगाड़ सकते हैं। तो जो महायुति गठबंधन की अगर हम बात कर लें तो महायुति गठबंधन में जो केंद्रीय गृह मंत्री की जो बात हुई है वो बात हुई है यहाँ के उप मुख्यमंत्री फडणवीस साहब से, और उन्होंने साफ तौर पे इसके लिए नाराज़गी जताई है और पार्टी नेताओं को कहा है कि उनके पास जो आखिरी समय है वो 4 तारीख का समय है और 4 तारीख के 3 बजे शाम तक वो अपना नामांकन वापस कर ले। इसी तरीके के निर्देश जो अजित पवार एनसीपी के जो दूसरे धड़े के हैं उनको भी कहा गया है कि आप जो आपके जो बागी उम्मीदवार हैं उन बागी उम्मीदवारों को आप मना लें। हालांकि जो दोनों दल हैं, अगर हम महायुति की बात कर लें तो महायुति की तरफ से इसका जो जिम्मा है खुद उप मुख्यमंत्री ने अपने कंधे पे लिया है और जो नाराज नेता हैं उनको मनाने की कोशिश की जा रही है। उनको समझाया जा रहा है कि अगर आप चुनाव मैदान में आते हैं और अगर आप अपने ही जो पार्टी का वोट अगर आप काटते हैं तो पार्टी का इसका सबसे बड़ा नुकसान होगा। और जिस तरीके से ये निर्णायक मोड़ पर ये चुनाव है, क्योंकि एक तरफ महाविकास आघाड़ी भी ये दावा कर रही है कि वो महाराष्ट्र में चुनाव सरकार बनाने जा रही है, वैसी स्थिति में ये हम जरूर कह सकते हैं कि बागी उम्मीदवार खेल बिगाड़ सकती है। जहाँ तक हम महाविकास आघाड़ी की करें तो महाविकास आघाड़ी में ऐसी खबरें आ रही है कि अकेले 10 ऐसे उम्मीदवार हैं, वो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं जो कि बागी बनकर कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दिए हैं। जैसा कि पहले से ही महाविकास आघाड़ी में टेंशन चल रहा था, क्योंकि सीट के बंटवारे का कोई समीकरण सामने नहीं आ रहा था और जिस तरीके से गठबंधन धर्म के पालन की बात की जा रही थी और जिस तरीके से उस धर्म को कांग्रेस नहीं तोड़ा, क्योंकि पहले ये तय हुआ था फॉर्मूला, इस फॉर्मूले पर बात चल रही थी कि तीनों पार्टियां समान सीटों पर चुनाव लड़ेगी, यानी 288 सीटों को तीनों पार्टियों में बांटकर उसके बाद सीटों का बंटवारा होगा। लेकिन कांग्रेस ने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया और कांग्रेस ने, चाहे वो एनसीपी शरद पवार की हो या जो शिवसेना का उद्धव गुट हो, उनको धता बताते हुए कांग्रेस ने सबसे अधिक उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। अब उसके बाद जो सबसे बड़ा टेंशन ये हुआ कि उनकी घोषणा करने के बाद 10 से अधिक बागी विधायक जो हैं वो चुनावी मैदान में हैं। हालांकि महाविकास आघाड़ी की तरफ से शरद पवार की ओर से दावा किया जा रहा है कि बागियों को मना लिया जाएगा, लेकिन
ये 4 तारीख को 3 बजे शाम तक देखने की स्थिति होगी कि कौन सा दल अपने बागियों को कितना मना पाता है, और उसके बाद ही महाराष्ट्र की सियासत में एक तरीके से हम कह सकते हैं कि चुनावी धार यहाँ की चुनावी रणनीति को मिल पाएगा। साथ ही धीरज, आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि दिग्गज नेता कब से चुनावी रण में उतरने के लिए तैयार हैं, क्योंकि कई दौर की बातचीत इस पर भी चल रही है दोनों गठबंधन के बीच की कितनी रैलियां शेड्यूल की जाए और कहां कहां रैली की जाएंगे। प्रधानमंत्री कब रैली कर सकते हैं और कितनी रैलियां कर सकते हैं धीरज? देखिए, अभी जो अगर हम बात महाविकास आघाड़ी की कर लें तो महाविकास आघाड़ी की तरफ से ये खबर आई है कि 6 नवंबर को राहुल गांधी मुंबई आने वाले हैं, और 6 तारीख को वो जो एक तरीके से कह सकते हैं कि उनका चुनाव का आधार होगा, किस आधार क्या होगा, किस मुद्दे पे वो चुनावी मैदान में उनके प्रचारक और स्टार प्रचारक उतरेंगे, इसकी घोषणा 6 नवंबर को राहुल गांधी मुंबई में आके करेंगे। जैसा कि उनका जो कांग्रेस का जो प्रदेश अध्यक्ष है उनकी तरफ से ये खबर आई है। दूसरी तरफ अगर हम महायुति की बात कर लें तो महायुति की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो सबसे बड़े स्टार प्रचारक और कैंपेनर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 तारीख को नासिक से महाराष्ट्र में चुनावी सभा का शंखनाद करेंगे, जिसके लिए कि पूरी तैयारी की जा रही है। और 8 तारीख के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री की 6 से 7 जो रैलियां हैं वो पूरे महाराष्ट्र के जो 6 अंचल हैं उन 6 अंचलों में होगी। अब ये देखने वाली स्थिति होगी कि जो किस अंचल में प्रधानमंत्री की सबसे अधिक जो मांग होती है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि यहाँ का जो इलाका है ये 6 अंचलों में बटा हुआ है। एक अंचल में मुंबई है, फिर विदर्भ का इलाका है, पश्चिमी महाराष्ट्र है, उत्तर महाराष्ट्र है, कोंकण का इलाका है और मराठवाड़ा है। तो इन सभी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री की उस क्षेत्र में रैली मांगेगी या उस क्षेत्र में चाहेगी जहाँ की उनकी स्थिति पूरी तरीके से मजबूत नहीं है। तो 8 तारीख के बाद प्रधानमंत्री का महाराष्ट्र का दौरा होने वाला है, और उसके बाद अनुमानतः 6 से 7 रैलियां प्रधानमंत्री की भी होगी, और उसके बाद हमारे गृह मंत्री अमित शाह का भी दौरा होगा, जेपी नड्डा भी आएंगे। तो जो पूरी की पूरी जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट जो है वो यहाँ महाराष्ट्र के रण में उतरेगी। जी चलिए धीरज, फिलहाल इन तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। चलिए एक बार फिर बात कर लेते हैं झारखंड चुनाव की। जमशेदपुर लोकसभा के अंतर्गत आने वाले 6 विधानसभा क्षेत्रों में जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। पिछले 40 सालों से इस विधानसभा में बीजेपी के विधायक रहे हैं। 2019 से निर्दलीय उम्मीदवार सरयू राय ने तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास को हराया था, जिसके बाद इस बार रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास साहू इस सीट से भाजपा की उम्मीदवार हैं। पूर्णिमा पत्रकारिता के क्षेत्र में भी अपना योगदान दे चुकी है। हमारे संवाददाता कुमार आलोक ने उनसे खास बातचीत की है। जमशेदपुर ईस्ट विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से हमारे साथ है पूर्णिमा साहू, जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। मैम, किन मुद्दों पर आप इस क्षेत्र में चुनाव लड़ने जा रही हैं? जनता की समस्याएं तो बहुत सी हैं। मैं जब उनके बीच में जा रही हूँ, उनकी कोई ना कोई समस्याएं जो है वो मेरे समक्ष रख रहे हैं, तो मैं उन्हें आश्वस्त करती हूँ कि उनकी जो भी समस्याएं होंगी, जो भी मुश्किलें या परेशानियां होंगी, उनका निराकरण मैं पूर्णतः से कर सकूंगी। और खासकर जो समस्याएं उभर कर आ रही हैं, जो जनता मुझसे शेयर कर रही है, मुझसे बांट रही है, वो समस्या है जल, पानी की असुविधा और नाली का जो है वो भराव, जल जमाव, सड़कों में सड़क अच्छे से बनना नहीं, ये सारी जो समस्याएं वो सामने आ रही हैं। तो ये सारी छोटी मोटी समस्याएं हैं, पर ये 5 साल में ये इस पर काम नहीं हुआ, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। आपके सामने कांग्रेस के स्टालवर्ड्स खड़े हैं, डॉक्टर अजय कुमार जो यहाँ पे एसपी रह चुके थे और सांसद भी रह चुके हैं, तो किस तरह से उनकी चुनौती को आप लेती हैं? देखिए, चुनौती हर क्षेत्र में आती है, और मेरे ख्याल से जो चुनौतियां हैं, अगर मैं उसका डट कर सामना करूं और जो जनता का विश्वास मुझे मिल रहा है उसके बल पर जो है मैं ये चुनाव लड़ रही हूं, उनके आशीर्वाद और उनके विश्वास के बल पर ये चुनाव लड़ रही हूं। नारी शक्ति, आप यंग हैं, नारी हैं, महिला सिक्योरिटी को लेकर इनसिक्योरिटी हर जगह है, तो उनकी सिक्योरिटी को लेकर कैसे उनको आप आश्वस्त करेंगे अगर आप प्रतिनिधि बन के आई तो? देखिए, मैं महिला हूं, तो महिलाओं का दर्द दुख जो है अच्छे से समझ सकती हूं, उनकी भावनाओं से अभी तक मैं जुड़ते आ रही हूं। आपने तो देखा ही होगा कि हेमंत सोरेन जी की जो सरकार है, गठबंधन की सरकार है, उसमें जो इनके जो कार्यकाल रहे हैं उसमें 7,000 से अधिक महिलाओं और लड़कियों के साथ ऐसे दुर्व्यवहार के घटनाएं सामने आई हैं। तो बस ये जो अन्य पार्टी के जो लोग हैं वो सिर्फ इनके महिला हितैषी बनने का ढोंग करते हैं, ये है नहीं, पर सिर्फ ढोंग मात्र ये दिखावा करते हैं। जी,
ये थी पूर्णिमा साहू, भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार, जिनका कहना है कि महिला सिक्योरिटी हमारे लिए सबसे प्रायोरिटी पे होगी और झारखंड की हेमंत सरकार के दौरान, यानी हेमंत सरकार के कार्यकाल के दौरान जितने महिलाओं पर अत्याचार हुए हैं उन सब की केसें खुलवाई जाएगी और दोषियों को सजा दी जाएगी। कैमरामैन शिव के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज, जमशेदपुर ईस्ट। और आइए अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों का भी रुख कर लेते हैं। खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है, जहां पश्चिम बंगाल के हावड़ा से बहुत ही दुखद घटना सामने आई है। यहां शुक्रवार शाम पटाखे फोड़ते समय लगी आग में 3 बच्चों की मौत हो गई। घटना उलुबेरिया में हुई है। इलाके के बच्चे पटाखे फोड़ रहे थे, तभी चिंगारी पास में रखे हुए पटाखों पर गिर गई। इससे आग लग गई और बगल के एक घर और 3 बच्चों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे के बाद मौके पर पहुंची दमकल की 2 गाड़ियां तैनात की गई और आग पर काबू पाया गया। हम लोग को फायर ब्रिगेड में खबर मिला था कि एक घर में आग लग गया है, तो इधर से उलुबेरिया फायर ब्रिगेड से 2 फायर टेंडर आ गया। आके देखा कि एक घर में आग लग गया है, तो उसको बुता दिया है, एक्सटिंग्विश कर दिया है। लेकिन 3 बच्चा था उधर, वो 9 साल का और 4 साल का और 2.5 साल का, वो 3 बच्चा जल गया। उसको रिकवरी करके हॉस्पिटल में भेज दिया बाय पुलिस। दिवाली के मौके पर मुंबई में कल शाम से रात तक कई स्थानों पर आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं। मुंबई के अंधेरी ईस्ट MIDC इलाके में एक कबाड़ की दुकान में आग लग गई। दमकल गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। दीपावली के बाद अब छठ को लेकर भी रेलवे ने तैयारियों के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। उत्तर रेलवे ने यात्रियों की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखते हुए आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के खाने पीने और ठहरने की विशेष व्यवस्था की है। रेलवे के इन विशेष प्रबंधों को लेकर उत्तर रेलवे के CPRO हिमांशु शेखर उपाध्याय से विशेष बातचीत की हमारे संवाददाता राजेश राज ने। दिवाली के बाद अब छठ का शोर और कहें जोर शुरू हो गया है और जो मुसाफिरों की भीड़ है वो रेलवे स्टेशन पर उमड़ने लगी है। छठ के मौके पर भी पूरी व्यवस्था चाक चौबंद होगी। हमारे साथ उत्तर रेलवे के CPRO हिमांशु शेखर उपाध्याय हैं, उनसे हम जानेंगे कि आखिर छठ की क्या तैयारियां हैं। आनंद विहार रेलवे स्टेशन के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर पूर्वांचल के लिए जो है वो मुसाफिर सबसे ज़्यादा यहाँ आते हैं और पूर्वांचल का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है छठ। तो आनंद विहार स्टेशन पर भी ये भारी भीड़, भारी हुजूम दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर क्या कुछ अलग इंतजाम किए गए हैं? देखिए, यहाँ होल्डिंग एरिया है, वहाँ सारी व्यवस्थाएं हैं, पीने का पानी की, खान पान की, में हेल्प यू स्क्रीन्स हैं, इन्फॉर्मेशन स्क्रीन्स हैं जिनमें रियल टाइम बेसिस पर ट्रेन के बारे में पता चलता है, टिकटिंग है। इसके अलावा देखें, आप मेडिकल रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो बगल में ही जनऔषधि, प्रधानमंत्री जनऔषधि केंद्र है, तो एक अच्छी व्यवस्था देने की कोशिश की गई है। पंखे लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं, कालीन बिछाया गया है लोगों के बैठने के लिए, आराम करने के लिए। तो कोशिश हमारी ये है, रिजर्व और अनरिजर्व का सेग्रीगेशन कई जगहों पर कर दिया गया है, लोगों को कंट्रोल्ड एक्सेस दिया जा रहा है ताकि प्लेटफॉर्म पर अतिरिक्त भीड़ भाड़ ना हो, जिससे कोई अप्रिय स्थिति की संभावना ना हो। जनरली हम अपनी यात्रा जो है 60 दिन पहले, 50-60 दिन पहले प्लान करते हैं, तो 60 दिन का ARP करने से जेन्युइन पैसेंजर्स को फायदा होगा। इसके अलावा टाउटिंग पर भी एक काफ़ी हद तक इससे रोक लगने की संभावना है। कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे दूरदर्शन के दर्शकों के लिए, जो छठ के मौके पर कुछ नया प्रयोग आप कर रहे हो? एक सबसे बड़ा प्रयोग हमने नई दिल्ली स्टेशन पर किया है कि जो हमारी हाईली पेट्रोनाइज ट्रेन्स हैं, जैसे बिहार संपर्क क्रांति है, वैशाली है, इस तरह की जो ट्रेन्स हैं उनको हम प्लेटफॉर्म नंबर 16 से चला रहे हैं ताकि लोगों को फुटओवर ब्रिज क्रॉस ना करना पड़े। दूसरा, हमने जो इस बार CCTV कैमरे की संख्या बढ़ाई है, और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार महिला RPF स्टाफ की संख्या बढ़ाई है, महिला टिकट चेकिंग स्टाफ की संख्या बढ़ाई है, ताकि हम अपनी लोन लेडी पैसेंजर्स जो हैं उनको अच्छे से सेवित कर पाएँ। और मेरी आपके माध्यम से मेरे सभी सम्मानित यात्रियों से ये अनुरोध है, निवेदन है कि हमने हर स्टेशन पर कुछ न कुछ व्यवस्था में परिवर्तन किए हैं आपकी सहूलियत के लिए, आपकी सुविधा के लिए। तो अपनी ट्रेन का जो डिपार्चर हो उससे 35-40 मिनट पहले आएँ ताकि आप आराम से ट्रेन में बैठ सकें और सहूलियत आपको मिल सके। उत्तर रेलवे ने जो इंतजामात किए हैं वो आपके सामने हैं, और ये जो भीड़ है आप देखिए कि लाइन लगाकर लोगों को प्लेटफॉर्म पर दाखिल कराया जा रहा है, वह एक सिस्टमेटिक व्यवस्था यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। कैमरामैन राहुल के साथ आनंद विहार रेलवे स्टेशन से मैं राजेश राज, DD न्यूज़ के लिए।
टीबी की लड़ाई में भारत को बड़ी सफलता हासिल हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी वैश्विक टीबी रिपोर्ट में भारत द्वारा किए गए प्रयासों पर संतोष जताते हुए बाकी देशों को सीख लेने की सलाह दी है। इसी के साथ WHO ने बताया कि टीबी कवरेज में भारत ने ऐतिहासिक छलांग लगाई है। ऐसी प्रगति अब तक नहीं देखी गई है। आपको बता दें 2023 में भारत में 27 लाख मामले मिले थे, जिसमें 25.1 लाख रोगियों का उपचार सफल रहा। भारत का उपचार कवरेज 2015 के 72% से बढ़कर 2023 में 89% तक पहुंच गया और आगे भी तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। अगला कार्यक्रम अब आप देखेंगे सेहत से जुड़ा हुआ टोटल हेल्थ, जिसमें आज चर्चा की जाएगी इन्फेक्शन प्रिवेंशन पर मेरी सहयोगी किरण भारद्वाज के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।